हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीएस क्लासेस पर। यदि आप भी साइंस में किंग बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हमारी एलडीसी में अच्छे नंबरों से या रेलवे में अच्छे नंबर मिलें, तो जॉइन कीजिएगा बीएस क्लासेस को। आपका हार्दिक स्वागत करता है बीएस क्लासेस। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है कि वेग समय ग्राफ का कौन-सा भाग शून्य त्वरण को दर्शाता है? अब देखो शून्य त्वरण कब होता है, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है शून्य त्वरण। पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण। तो त्वरण ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। यदि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उस समय क्या हो जाएगा? त्वरण क्या होगा? शून्य। अब देखो कौन सी जगह पर आपका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से ए से लगाकर बी तक आपका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई? वेग बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यानी वेग यहाँ पर बढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ए से बी तक। तो ए से बी तक तो वेग बढ़ रहा है। और यदि वेग बढ़ रहा है तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। वेग समय के साथ। वेग समय के साथ तीन कंडीशन। यदि क्या है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो आपका त्वरण आएगा धनात्मक। त्वरण कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक। यदि वेग समय के साथ घट रहा है, वेग समय के साथ घट रहा है, तो आपका त्वरण आएगा ऋणात्मक। त्वरण क्या आएगा? ऋणात्मक। और ध्यान रखना ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? तो मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है? मंदन। यदि समय के साथ वेग नहीं ना तो बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, इसका मतलब वेग क्या है? स्थिर है। वेग क्या है? स्थिर है। तो उस समय आपका त्वरण होगा शून्य। त्वरण क्या होगा? शून्य। अब देखो आपका ऑप्शन दे रखा है एक नंबर ए से बी। ए से बी तक आपका वेग क्या है? बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण क्या आएगा? धनात्मक। फिर देखो बी से सी तक। बी से सी तक आपका समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग क्या है? स्थिर है। वेग क्या है? स्थिर। तो जब वेग क्या होता है? स्थिर, तो उस समय त्वरण क्या प्राप्त होता है? आपका जीरो। तो कौन सा हो जाएगा? बी से सी तक। ये देखो बी से सी तक। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यहाँ मान लेते हैं समय दे रखा है 2 सेकंड। यहाँ समय मान लेते हैं हम यहाँ से 10 सेकंड। तो समय तो 2 से कितना बढ़ गया? 10। लेकिन इसका वेग सेम का सेम रहा है। तो वेग यदि समय के साथ नहीं बढ़ रहा है तो उसका त्वरण क्या आएगा? जीरो। अब देखो बात हुई है त्वरण की। त्वरण सबसे पहले तो लिख दिया आपने वेग में परिवर्तन की दर यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यदि इसका मात्रक पूछ ले आपको, क्या पूछ ले? मात्रक। तो देखो वी को किससे लिखते हैं हम? मीटर प्रति सेकंड से। और नीचे एक समय और दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर यदि आपको इसकी क्या पूछ लें? विमा। क्या पूछ लें? विमा। तो विमा में आपको पास होना चाहिए एम एल और टी। एम का मतलब होता है कि जहाँ पर भी आपको द्रव्यमान दे रखा हो। एल का मतलब होता है कि आपको दूरी का मात्रक जैसे मीटर दे रखा हो। टी का मतलब होता है कि आपको समय दे रखा हो। तो देखो इधर यहाँ द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो जो चीज़ नहीं दे रखी उसको लिख दो जीरो। फिर दे रखा है मीटर। यदि ऊपर है तो घात लेनी है प्लस में, और नीचे है तो घात लेनी है माइनस में। यहाँ कितना दे रखा है? मीटर प्लस 1। और यहाँ कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। नीचे है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसकी विमा हो जाएगी m0 प्लस L1 t-2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच में संबंध को दर्शाया जाता है? तो देखो गति का समीकरण, गति के 3 समीकरण हैं जो किसने दिए थे? गैलीलियो ने। गति के समीकरण पूछ ले किसने दिए? तो गैलीलियो ने। अब देखो सबसे पहला समीकरण आता है आपके v बराबर
यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी। दूसरा आता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तीसरा समीकरण आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपका प्रथम और अंतिम अंक निर्धारित करेगा कि वो कौन से के संबंध दर्शा रहा है। तो प्रथम आपका दे रखा है v और अंतिम दे रखा है t। तो इसका मतलब गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच आपका संबंध दर्शाएगा। दूसरा दे रखा आपको s का मतलब होता है विस्थापन या फिर स्थिति। और लास्ट दे रखा आपको समय, तो ये स्थिति और किसके बीच दर्शाएगा, समय के बीच। फिर तीसरे में दे रखा सबसे पहले v और अंत में दे रखा s। इसका मतलब वेग और स्थिति के बीच क्या दर्शाएगा, संबंध। पूछ रहा आपको गति का दूसरा समीकरण, तो दूसरा संबंध किस में दर्शा रहा है, एक तो स्थिति और दूसरा समय। स्थिति को आप स्थान भी कह सकते हो, तो ये हो जाएगा स्थान और समय के बीच गति का दूसरा समीकरण। ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है। अब देखो वेग और क्या पूछा है, समय। तो पहले में क्या आ रहा है, स्थिति। ये तो ऑप्शन कट गया, पहली बात तो ये है ही नहीं है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वी बराबर, ये तो होता ही नहीं है क्योंकि पहला समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस ए टी। तीसरा दे रखा आपको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको उधर भेज दो तो वी स्क्वायर बराबर बढ़ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें आपको क्या पूछा है, वेग और समय। ये रहा वेग और यहाँ आ रही है स्थिति। तो देखो v बराबर यू प्लस टी, ये रहा आपका, ये रहा वेग और ये रहा समय। तो कौन सा राइट हो जाएगा, 4 नंबर, क्योंकि इसने पूछा है वेग और समय। तो ये रहा वेग और ये रहा समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आपके 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो क्या ज्ञात करनी है, औसत चाल। तो औसत चाल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अब देखो यहाँ पर आपको कुल दूरी कितनी दे रखी है, पहले दे रखी है आपको 15 मीटर, कितनी दे रखी है, सॉरी 25 मीटर, और दूसरी बार दे रखी है आपको 15 मीटर। तो 25 प्लस 15, कुल दूरी बटा क्या पूछ रहा, कुल समय। तो कुल समय आपको पहले दे रखा है 4 सेकेंड और फिर दे रखा है 2 सेकेंड। तो 4 प्लस 2, तो देखो 25 और 15 हो जाएंगे 40/6। तो कितना हो जाएगा, 6.67। क्या पूछा है, चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो सब ऑप्शन में आपको 6.67, 6.67, 6.67 और 6.67 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको 21 से पता करना होगा कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। आपको क्या पूछा था, चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको लिख दो मीटर और s की पावर -1। तो देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, पहले ऑप्शन में दे रखा है +1, तो ये नहीं होगा क्योंकि देखो मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। दूसरे में सिर्फ मीटर दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में आपको दे रखा है सिर्फ सेकेंड इनवर्स, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 नंबर, 6.67 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपको 30 मीटर प्रति सेकेंड, या माइनस लगा देना। 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। अब देखो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपके पास सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 m का मान, द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, 2 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम। फिर v का मान कितना दे रखा आपको, 30, तो 30 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। अब ऊर्जा दे रखी है, तो ऊर्जा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, जूल। क्या होता है भाई, जूल। अब देखो इसी ऑप्शन में 900 900 900 सब दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, आपको क्या पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल। तो कौन से ऑप्शन में आपको जूल दिख रहा है, वो आपका उत्तर सही है। यहाँ दे रखा न्यूटन, जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन। न्यूटन। दूसरा दे रखा है पास्कल, जो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है।
दाब का एसआई मात्रक। फिर देखो आपको जूल दे रखा है जो ऊर्जा का ही है, वॉट दे रखा है जो किसका होता है तो शक्ति का। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? वॉट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके माप कहलाता है तो क्या हो जाएगा? जड़त्व। इसका उत्तर क्या होगा भाई? जड़त्व। अब देखो शब्द क्या कहा है? जड़त्व। शब्द दिया आपको जड़त्व। सबसे पहले जड़त्व शब्द किसने दिया था तो गैलीलियो ने। जड़त्व शब्द किसने दिया था? गैलीलियो ने। अब देखो जड़त्व शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? जड़त्व शब्द की उत्पत्ति तो पूछ ले तो किससे याद रखना है? द्रव्यमान से। किससे होती है? द्रव्यमान से। और ये ध्यान रखना कि जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जड़त्व किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। इसका मतलब हुआ कि जो ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उनका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक। तो ये यहाँ लिख देते हैं यदि द्रव्यमान जड़त्व क्या है? अधिक। जड़त्व अधिक तो द्रव्यमान भी क्या होगा? अधिक। यदि जड़त्व कम तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? कम। द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं के पास जड़त्व क्या होता है? अधिक। और कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं के पास जड़त्व क्या होता है तो कम होता है। अब देखो गति जड़त्व भी तीन प्रकार का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं जड़त्व के बारे में। जड़त्व तो याद रखना जड़त्व कितने प्रकार का होता है भाई? तीन प्रकार का। एक होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। दूसरा होता है आपके विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। एक होता है आपके दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। अब देखो पहला दे रखा आपको गति का जड़त्व। तो इसके एग्जाम्पल होना चाहिए कि ये गति का विरोध करता है। तो एग्जाम्पल है कि यदि आप बस चल रही है और आप अचानक बस से उतरते हो नीचे तो यात्री का आगे की ओर गिरना। पहला उदाहरण चलती बस से यात्री के उतरने पर यात्री का आगे गिरना। यात्री का आगे गिरना। एक उदाहरण ये याद रखना है आप कि चलती बस से यात्री के उतरने पर यात्री का आगे की ओर गिरना। एक आता है यदि गति का जड़त्व यानी चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री का आगे की ओर झुकना। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा तो गति के जड़त्व का। विराम का जड़त्व देखो इधर लो नंबर दे रखा है। विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व जैसे मान लो बस रुकी हुई है अचानक यदि बस चलना शुरू कर दिया तो यात्री का पीछे की ओर गिरना। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा देखो विराम का जड़त्व। तो हम लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल भी अचानक बस के बस के चलने पर बस में बैठे यात्री का पीछे की ओर गिरना या झुकना। पीछे की ओर गिरना। फिर आ रहा है दिशा का जड़त्व। अब देखो दिशा का जड़त्व होता है कि जैसे एक बस मोड़ वर्ताकार मोड़ पर घूम रही है तो यदि बस बाईं ओर घूम रही है तो यात्री का दाईं ओर झुकेंगे। यदि आपकी गाड़ी की मोड़ है जो दाईं ओर घूम रही है तो व्यक्ति किस तरफ घूमेंगे? बाईं ओर। तो यहाँ लिख रहे हैं दिशा के जड़त्व में यदि बस बाईं ओर वर्ताकार पथ पर घूमे
तो बस में बैठा यात्री नहीं और झुकेगा, नहीं और झुकेगा। यदि बस किस तरफ घूमे, दाईं तरफ, किस तरफ घूमे भाई, दाईं तरफ, तो यात्री किस तरफ हो जाएगा, बाईं तरफ। तो आपको इतना सा याद रखना है, जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बस वर्ताकार मोड़ पर घूम रही है, यदि बस बाईं ओर घूम रही है तो यात्री जाएगा दाईं ओर, यदि बस दाईं ओर घूम रही है तो यात्री जाएगा बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु से गिरती है। तो देखो, यदि वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाए, ये एक वस्तु है, एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर है, इस वक्त वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो कौन सा नियत रहता है, तो एक समान त्वरण। क्या रहेगा भाई, एक समान त्वरण। क्यों रहता है, देखो इधर, तो जब भी गुरुत्वीय त्वरण आपने पढ़ा होगा जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी, जी बराबर क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है यदि आप वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो ये आएगा प्लस, यदि वस्तु कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका मान होगा प्लस। यदि वस्तु नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर, यदि आप वस्तु को नीचे से कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर, तो यहाँ जी का मान क्या आएगा, माइनस में। जी का मान किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रखना। तो जब भी मुक्त रूप से गिरे या घर्षण से क्या हो, नगण्य हो, तो वहाँ क्या रहता है भाई, एक समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड वेग में त्वरित होती है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, त्वरण। अब देखो, त्वरण ज्ञात करना है तो आपको पता है त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन सिर्फ यहाँ आपको द्रव्यमान गुमराह करने के दिया गया है। क्योंकि देखो, त्वरण होता है आपका वेग में परिवर्तन, यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या हो जाएगा, समय। अब देखो, त्वरण निकालना, आपको अंतिम वेग कितना दे रखा है, 16, माइनस प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 6, बटा समय आपको दे रखा है कि 5 सेकंड में ये काम हो रहा है, तो ये लिख दिया हमने 5 सेकंड। तो ये बराबर 16 में से 6 गया तो कितना बचा, 10/5, तो कितना आ जाएगा, 2। अब देखो, ऑप्शन में आपको -2 भी दे रखा है और +2 भी दे रखा है, तो हमारे उत्तर किस में आए हैं, प्लस में। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड अपनी विराम अवस्था x बराबर 0 मीटर से चलता है। क्या से x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश वो कितना मीटर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग ज्ञात करना है। अब देखो, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग, औसत वेग होता है आपके v1 प्लस v2 बटा 2। अब जो चीजें आपको दे रखी है वो लिख दो। पहला कह रहा है विराम अवस्था, इसका मतलब u का मान क्या दे रखा है आपको, 0। फिर दे रखा है क्वेश्चन कि x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, इसका मतलब a का मान कितना दे रखा है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आपको दे रखी है दूरी, पहले बार दूरी दे रखी है यानी x, यहाँ x दे रखी है, जबकि s बराबर आपके पास दे रखा है 13.5 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, v। तो गति के कौन से समीकरण में ये चारों आपको आंकड़े मिलते हैं, तो गति का आपने तीसरा समीकरण पढ़ा होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो, v स्क्वायर, u का मान 0 तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 इंटू a का मान कितना दे रखा है, 3, इंटू s का मान कितना है, 13.5। अब देखो, 13.5 को 2 से गुणा करो,
वी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है भाई, एस का मान 13.5 2s। अब देखो इनको गुणा करो, 13.5 इंटू हो जाएगा 27 और 27 कितना हो जाएगा 81 81। तो v बराबर हो जाएगा आपके पास 9। v का मान कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ से इसको रटेगा, इधर क्या आएगा रूट, और 81 किसका रूट होता है तो 9 का। इसी प्रकार आपको दूसरा निकालना है, सेम का सेम प्रोसेस, वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का मान 3। अब की बार दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ V2 ले लो, ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। कितनी दे रखी है दूरी, 54 मीटर। कितनी दे रखी है आपको, 54 मीटर, तो यहाँ लिख दो 54। तो V2 का स्क्वायर बराबर 54 इंटू 2 कितना होता है 108, और 108 इंटू 3 हो जाएगा 324। तो V2 का मान कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। औसत वेग दे रखा है V1 प्लस V2। अब देखो V1 का मान आपके पास कितना आया है 9, प्लस V2 का मान हमारे पास कितना आया है 18 बटा 2। अब देखो 18 और 9 कितने होते हैं भाई 27 बटे 2। 27 में 2 का भाग दो तो 13.5। क्या पूछा है वेग, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन में कितना दे रखा है 13.5 मीटर प्रति सेकंड। जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं तक होगी। धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जय हिंद।